Hello everyone, welcome to Training Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि पॉलिटी की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें हम 20 से 25 सालों में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सब की यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 35 है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि भारत में लिखित संविधान है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रीज़न, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास है वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं जो एस्पिरेशंस होती हैं उन्हीं का संकेतक होता है। तो यहाँ पर आपको जो रीज़न दिया गया है वो भी करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, दोनों अलग अलग रूप से सही हैं। आगे इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जिसमें एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वह सही स्पष्टीकरण नहीं करता है एजर्शन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान भी है, लंबा संविधान है, इसलिए आपका यहाँ पर एजर्शन सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। इसलिए आपका जो रीज़न है वो भी करेक्ट दिया गया है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जो आपको रीज़न दिया गया है वह एजर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। जो दबाव समूह है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा समूह जो आपकी राजनीतिक पार्टी होती है, जो सरकार होती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, वह समूह दबाव समूह कहलाता है। ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी पंचायत के सदस्य, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के सदस्य, और ऑप्शन डी मजदूर संघ के सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मजदूर संघ के जो सदस्य होते हैं इनका जो समूह होता है वह दबाव समूह माना जा सकता है, क्योंकि यह स्ट्राइक वगैरह करके सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों की जो हित होते हैं उनकी पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कह सकते हैं। जो आपको दबाव समूह शब्द दिया गया है इसके सिमिलर कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि हित समूह और अनौपचारिक संगठन। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, इन सभी संगठनों को शामिल किया गया है दबाव समूह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कब होता है। ऑप्शन ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों के द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। ऑप्शन बी ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल या फिर दलों से निकटतम हो। ऑप्शन सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर होता हो। और ऑप्शन डी शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारी के चयन के लिए समय समय पर होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के जो प्रारंभिक वर्ष थे उनमें
भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने फ्रीडम के जो स्टार्टिंग ईयर्स थे उसमें जो हमारी दलीय व्यवस्था थी, भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसका वर्णन किया था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए माइरन वीनर, ऑप्शन बी रजनी कोठारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रजनी कोठारी के द्वारा ही ये वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है ऑस्टिन और ऑप्शन डी में दिया गया है भिखू पारिक, लेकिन आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 35, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी तिथि थी? आपको बताना है कि जो दल बदल निरोधक अधिनियम था यह किस दिन अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए 17 फरवरी 1985 को, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1985 को, ऑप्शन सी 30 मार्च 1985 को और ऑप्शन डी 31 अप्रैल 1985 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 15 अप्रैल 1985 को दल बदल निरोध अधिनियमित हुआ था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हेतु विधेयक लोकसभा के द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा के द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ था। फिर 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह अधिनियमित हो गया था। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। इसके द्वारा संविधान के आर्टिकल 101, 102, 119 और 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था और दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल निरोध कानून में आच्छादित नहीं है? ऑप्शन ए किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल होना, ऑप्शन बी किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल होना, ऑप्शन सी एक साथ लघु दल होना, या फिर ऑप्शन डी संसद में दल के सदस्यों के द्वारा सरकार को बचाने के लिए या फिर गिराने के लिए वोटिंग करना, मतदान करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल होना। ये जो आपकी स्टेटमेंट है यह दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं होती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर जो निर्भरता संबंधी उपबंध हैं वो ऐड किए गए थे। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान थे। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान भी की गई थी। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1985 में पहली बार जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें संवैधानिक मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाना, यह किस कंडीशन में होता है? ऑप्शन ए जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत होते हैं, ऑप्शन बी जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन सी जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत होते हैं और ऑप्शन डी जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज किया जाता है तो वह कब मान्य होगा? जब
जो आपका विधान दल है, विधान दल के कम से कम 2/3 जो सदस्य होते हैं वह ऐसे विलय के लिए सहमत होते हैं, सहमति देते हैं, तभी यह मान्य होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के जो उप पैरा है सेकंड, इसके कुछ प्रावधान हैं। उसमें बोला गया है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तभी होगा जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर आपसे विधेयक यानी कि बिल के बारे में पूछा गया है कि जो दल बदल विरोधी विधेयक था, बिल था, उसके रिलेशन में, उसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, एक सांसद या फिर विधायक अनहर ठहराया जाएगा, यानी कि वह एलिजिबल नहीं होगा अगर उसने उस दल की सदस्यता अपनी मर्जी से त्याग दी हो जिस दल से वह संबंधित है। कोई भी ऐसा सांसद या फिर विधायक वह एलिजिबल नहीं होगा अगर उसने अपनी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी उससे सदस्यता अपनी मर्जी से त्याग दी हो। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अगर वह एब्सेंट है अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद को या फिर विधायक को अनहर ठहराया जाएगा। ऑप्शन सी, किसी सदस्य को अनहर नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश हो जाता है तो। ऑप्शन डी, लोकसभा के सभापति को अनहर नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका इनकरेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत पैरा 5 के अनुसार लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का वह सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता अपनी मर्जी से स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब तक पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में दोबारा से सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अनहर नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनहर जरूर ठहराया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य की विधायिका या फिर संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्हरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है। ऑप्शन ए, यदि राज्य की विधायिका या फिर संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर वह अपनी मर्जी से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। ऑप्शन बी, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में, और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी भी राज्य की जो विधायिका होती है या फिर संसद, उनके सदस्य को निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली जो निर्हरता है उसका अपवाद समझा जाएगा अगर राज्य की जो विधायिका है या फिर संसद इनके किसी भी सदन का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष जो होता है वह निर्वाचित इलेक्ट होने के बाद अपनी मर्जी से उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिसका वह मेंबर होता है, और यदि वह ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित होता है तो वह निर्हर नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसके अंदर 1979 में ही दल परिवर्तन विरोधी कानून लागू कर दिया गया था। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर दल बदल विरोधी कानून को 1979 में ही लागू कर दिया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल
रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा या फिर विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह इलेक्ट हुआ है अगर उसे छोड़ देता है तो वह विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य ही नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश या फिर व्हिप के विरुद्ध में सदन में मत करता है या फिर पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थिति रहता है, यानी कि परमिशन के बिना एब्सेंट रहता है, तो जो उसकी सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये जो टेबल दिया गया है इसमें 1994 दिसंबर में जो कर्नाटक राज्य के विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसका रिजल्ट दिया गया है, जिसमें एक साइड आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको जो जनता पार्टी ने जितने परसेंट्स वोट हासिल किए हैं वो बताया गया है और दूसरी साइड प्राप्त सीटों की संख्या दी गई है। जनता पार्टी ने 36 मत प्राप्त करें और 116 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें और 31% वोट और 35 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने 20.4 सीट वोट प्राप्त की हैं, मत प्राप्त किए हैं और 40 सीटें प्राप्त की हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने को इसका कारण माना जाएगा। नीचे आपको ऑप्शंस में कुछ पद्धतियों के नाम दिए गए हैं जिसके द्वारा आप इस टेबल को समझ सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप इस जो ये अनुपातहीनता दी गई है उससे समझ सकते हैं। ऑप्शन ए हेयर पद्धति, ऑप्शन बी संचय मतदान पद्धति, ऑप्शन सी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और ऑप्शन डी बहुल मतदान पद्धति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा आप उस टेबल को समझ सकते हैं। वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति का प्रचलन है, यही पद्धति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43 लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दलों का गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए 50 सदस्य, ऑप्शन बी 60 सदस्य, ऑप्शन सी 80 सदस्य और ऑप्शन डी लोकसभा की जो कुल सदस्यता है उसका 1/3 भाग। तो यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन हैं चारों के चारों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये कुल सदस्य संख्या होती है यह 54 होती है। कम से कम 54 सदस्य इसके लिए जरूरी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो कि 543 होती है, इसका न्यूनतम 10% यानी कि 54.3 या फिर आप 54 सदस्य ही समझ लीजिए सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। आगे इसमें बोला गया है कि विगत 2 आम चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिली हैं। यही कारण है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय से ही लोकसभा के विपक्ष के नेता का जो पद है वह खाली है। क्वेश्चन नंबर 44 किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस स्टेट के अंदर साम्यवादी जो पार्टी थी उसके द्वारा संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी केरल। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आंध्र प्रदेश में भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था साम्यवादी दलों के द्वारा। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का ये आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद गरीबों को भूमि और घर देने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोर्तम नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी में सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं वह ऑप्शन बी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन सी शिक्षित वर्ग और ऑप्शन डी युवा वर्ग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। व्यापारी वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, जबकि व्यापारी जो वर्ग होते हैं वह कहीं ना कहीं पूंजीवाद के सपोर्टक होते हैं, समर्थक होते हैं। अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? जो कामराज योजना चलाई गई थी इसका एम क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, ऑप्शन बी तमिलनाडु का औद्योगिक विकास करना, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना और ऑप्शन डी सहकारी कृषि का संवर्धन करना, इसे बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो कामराज योजना है इसका एम क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसको जीवंत बनाना, ये था कामराज योजना का उद्देश्य। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज के द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, चुनावी बॉन्ड योजना जो कि 2018 में बनाई गई थी उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए, राजनीतिक दलों को मिलने वाली जो चंदे की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शी बनाना चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य है। ये बिल्कुल करेक्ट है। बी में बोला है चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या फिर राज्य की विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें कम से कम 2% वोट प्राप्त किए हों। ये आपके इनकरेक्ट है। सी, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। जो चुनावी बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं वह जिस तारीख को जारी होते हैं उस तिथि से अगले 15 दिन तक ही लीगल रहते हैं, वैध रहते हैं, वैलिड रहते हैं। डी में बोला गया है पात्र राजनीतिक दल के द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ए, सी और डी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। ए, सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपको बी स्टेटमेंट दी गई थी वो आपकी इनकरेक्ट है। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की गई थी। वित्त मंत्री ने 2017 और 18 के बजट के भाषण में देश में राजनीतिक दलों को जो मिलने वाली फंडिंग होती है उसे पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत रजिस्टर्ड केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा में कम से कम 1% मत हासिल किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक ही वैलिड रहते हैं। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।